गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनोज कुमार चौटिया रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़ से जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता। उसके बाद में पराग इस तरीके से पारस्परिक क्रिया आएगी और उसके बाद में निषेचन। इन तीन टॉपिकों का अध्ययन आज अपन करने वाले हैं। सबसे पहले असंगतता। तो जैसा कि आपको पूर्व में बताया हुआ है, जीव विज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया, ये हमेशा आप याद रखेंगे कि हिंदी में ए शब्द और अंग्रेजी में ए शब्द, हिंदी में ए और अंग्रेजी में ए, किसी भी शब्द के पहले आ गया इसका मतलब वो चीज उसमें क्या है, अनुपस्थित है। यहां किसके पहले, संगतता के पहले ए है। ए का मतलब हो गया अनुपस्थित, संगतता, संग का मतलब साथ में, तो साथ में अनुपस्थित, साथ में नहीं आएंगे। ज्यादा स्पष्ट इस शब्द से हो जाएगा अनिश्चितता। ए अनुपस्थित, निषेचता निषेचन, यानी निषेचन अनुपस्थित। निषेचन अनुपस्थित कब होगा, तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि निषेचन किसे कहते हैं। केंद्रकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। किसे कहते हैं, केंद्रकों के संलयन को। लैंगिक जनन के अंतर्गत नर और मादा केंद्रक आपस में संयुक्त होते हैं, फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, उसको क्या कहते हैं, निषेचन। तो यहां क्या है, निषेचन का अभाव है, निषेचन नहीं होता है। ठीक है, दो प्रकार का, अंतराजातीय, अंतरजातीय। अंतराजातीय, एक ही जाति के पादपों में जब निषेचन की क्रिया हो तो अंतराजातीय, अंतरजातीय, और एक ही पादपों में नहीं हो तो क्या हो गया, अंतराजातीय। जैसे सरसों और राई, सरसों और राई दोनों एक ही जाति के, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज, ब्रेसिका रप्पा। जब इनमें आपस में निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो उसको कहते हैं अंतराजातीय। और अंतरजातीय, एक ही जाति के, जैसे प्रिमुला है, प्रिमुला, सरसों सरसों, राई राई, लेकिन उनमें नहीं पाई जाती। उदाहरण अपने को याद रखना है, अंतरजातीय अनिश्चितता का प्रिमुला। अब इसके कारण क्या है, तो इसके कारण के आधार पर असंगतता या अनिश्चितता दो प्रकार की, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। सबसे पहले इन दोनों शब्दों का टर्म का अर्थ समझना पड़ेगा। युग्मक, युग्मक का मतलब वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है आदि। वह संरचना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है आदि युग्मक कहलाती है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा हुआ होगा, मानव की अगर अपन बात करें, मानव के अंदर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक, और मादा युग्मक अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या आदि है, वो संरचना क्या है, युग्मक। अर्थात इसको अपन कह सकते हैं जूलॉजी के हिसाब से अगुणित। अगुणित अवस्था जो है वो युग्मकोद्भिद, क्योंकि पादप जगत और जंतु जगत में अलग अलग टेक्निकल टर्म काम में लेते हैं। पादप जगत में कह देंगे युग्मकोद्भिद, जंतु जगत में कह देंगे अगुणित। पादप जगत में कह देंगे बीजाणुद्भिद, जंतु जगत में कह देंगे द्विगुणित। अब यहां देखिए, एक प्रश्न एनसीईआरटी सीबीएसई के अंतर्गत ज्यादातर पूछा जाता है कि जो अपन ने संरचना पढ़ी थी पुष्प की, ये पुष्प है अपना एक प्रारूपिक पुष्प। अब इस पुष्प में आपको कोई भी नाम दे दिया जाए और उसकी पूछ ली जाए कि सूत्र गुणिता क्या है, ठीक है ना। तो सूत्र गुणिता पुष्पासन, ये पुष्पासन की सूत्र गुणिता 2n, पुष्पवृंत की सूत्र गुणिता 2n, लघु बीजाणुधानी की 2n, गुरु बीजाणुधानी की 2n, वर्तिकाग्र की 2n। अर्थात जो अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें आप याद रखना, ये मादा युग्मक, मादा युग्मक क्या है, एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है उन सब की सूत्र गुणिता क्या होती है,
युग्मकोद्भिद या अगुणित। क्या क्या है इसमें? प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका। तो इनकी सूत्र गुणिता क्या है? एन। इसी प्रकार नर के अंतर्गत क्या हो गया जाएगा? नर के अंदर जो परागकण है वो, या पराग जिसको अपन कह सकते हैं, उसकी सूत्र गुणिता क्या है? एन है या युग्मकोद्भिद है। शेष सभी लघु बीजाणुधानी या टेपिटम या एंडोथीशियम या मिडल लेयर या उसके बाहर की तरफ जो सबसे बाहरी परत पाई जाती है एपिडर्मिस, सबकी सूत्र गुणिता क्या है? 2n है, केवल परागकण को छोड़कर। और यहाँ भ्रूण कोश के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं उन सब की सूत्र गुणिता क्या है? n है। बाकी सबकी सूत्र गुणिता क्या है? 2n है। एक साल बोर्ड की परीक्षा में पहला ही प्रश्न आया था कि भ्रूण पोष की सूत्र गुणिता क्या है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। भ्रूण पोष की सूत्र गुणिता क्या है? 3n। ये जो द्वितीय कोशिका है, इसी में आगे अपन पढ़ेंगे निषेचन में, ये जो द्वितीय कोशिका है, यहां द्वितीय निषेचन होता है जो कि क्या है? आवृत बीजी पादपों की एक यूनिक विशेषता है। इसके द्वारा क्या होगा? 3 केंद्रकों का निर्माण होगा। तो इसकी सूत्र गुणिता 3 केंद्रकों का संलयन होगा, निर्माण नहीं होगा, 3 केंद्रकों का संलयन होगा। तो इसकी सूत्र गुणिता क्या हो जाएगी? 3n या त्रिगुणित। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब देखो, युग्मकोद्भिद का मतलब अगुणित अवस्था और बीजाणुद्भिद का मतलब द्विगुणित अवस्था। तो अगर युग्मकों के कारण आपस में निषेचन की क्रिया न हो, संलयन की क्रिया न हो, तो उसे कह देंगे युग्मकोद्भिद असंगतता। और द्विगुणित अवस्था, जितने भी अपन ने नाम लिए अभी सारे के सारे, उनमें कोई अकार्य की, कोई संरचना, कोई कार्य की फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के कारण अगर निषेचन की क्रिया नहीं हो तो उसे कह देंगे बीजाणुद्भिद अनिषेचता। उसके बाद में एक टॉपिक है इसमें कि स्वनिषेचता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, ये दूसरा अपना टॉपिक है, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब आपके ये समझ में आ जाएगा कि स्व अनिश्चितता के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। ये क्रिया होती है कब? परागण के पश्चात। परागण किसे कहते हैं? ये अपन ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। परागण क्या है? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र तक परागण पहुंच गया। अब क्या होगा? एक छोटा सा उदाहरण, मान लो कोई अनजान व्यक्ति आपके घर आता है, नॉक करता है, पूछता है किसी अन्य का नाम लेके कि ये उन्हीं का घर है। आप कह देते हो जी नहीं, ये उनका घर नहीं है, और वो आगे बढ़ जाता है, या आप उसको उसका एड्रेस बता देते हैं कि ये फला व्यक्ति का घर वहां है, वो चला जाता है, यानी वहां कोई क्रिया नहीं, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अपना ही कोई रिश्तेदार हो, जानकार हो, तो हम क्या करेंगे? दरवाजा खोलेंगे, अंदर बिठाएंगे, चाय पानी नाश्ता सर्व करेंगे। सेम चीज यहां, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। परागण, परागकण आके गिर गया। अगर किसी अन्य जाति का परागकण है, अगर किसी अन्य जाति का परागकण है, तो ये शब्द लिखा है, देखो मैंने, पहचान। वर्तिकाग्र क्या करती है? पहचान करती है कि स्वयं की जाति का परागकण है या किसी अन्य जाति का परागकण है। अगर स्वयं की जाति का परागकण नहीं है तो यहां कोई क्रिया नहीं होगी, और वो परागकण धीरे धीरे जितना उसमें संचित पोषक पदार्थ है वो अवशोषित करके नष्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर स्वयं की जाति का परागकण है, अगर स्वयं की जाति का परागकण है, तो वर्तिकाग्र क्या करेगी? पोषक पदार्थ स्रावित करेगी, और उस पोषक पदार्थ में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, रेजिन, टेनिन और जो तत्व है वो याद रखना है। उसके ऊपर एक छोटा प्रश्न आ सकता है, बोरोन। बोरोन की अधिकता उसमें होती है। ये पोषक पदार्थ स्रावित करता है वर्तिकाग्र, और इस पोषक पदार्थ को अवशोषित करके, इस पोषक पदार्थ को अवशोषित करके कौन? परागकण क्या करता है? ये देखिए, परागकण जो 2 परतों से घिरी हुई संरचना है, बाहरी परत एक्साइन, आंतरिक परत एंटाइन। ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी
कि परागकण कितनी केंद्र की अवस्था में जड़ते हैं? 80% आवर्त बीजी पादपों में परागकण द्विकेंद्रकीय अवस्था में जड़ते हैं। 1 नंबर का प्रश्न बनता है, ये भी ध्यान में रखना है अपने को कि परागकण कितनी केंद्रकीय अवस्था में जड़ता है। तो परागकण द्विकेंद्रकीय अवस्था में जड़ता है। ये 2 केंद्र कौन कौन से हैं? एक कायिक केंद्र और एक जननिक केंद्र। अच्छा, इसकी बाहरी परत एक्साइन जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और इसी परत के कारण परागकण क्या होते हैं? जीवाश्म रूप में संरक्षित रहते हैं। इंटाइन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की सेलुलोज और पेक्टिन की। तो इंटाइन भी किसकी बनी हुई है? सेलुलोज और पेक्टिन की। अब देखो यहां पर जहां जहां स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं है, जहां जहां स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं है उसे क्या कहते हैं? जर्म पोर, जननिक छिद्र। यहां क्या होगा? पोषक पदार्थ अवशोषित करके पराग नलिका का निर्माण करता है। कौन? परागकण, जिसे क्या कहते हैं? पराग अंकुरण। परागण के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र पे आ जाता है। वर्तिकाग्र क्या करती है? पोषक पदार्थ स्रावित करती है। कब करती है? जब स्वयं की जाति का ही परागकण आकर गिरा और उस पोषक पदार्थ को अवशोषित करके परागकण क्या करेगा? जननिक छिद्र, जर्म पोर के द्वारा पराग नलिका का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? पराग अंकुरण। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने चित्र में स्पष्ट कर रखा है, 1 2 3 4 5 पराग नलिका बना रखी है, ठीक है। तो कुकुरबिटेसी और मालवेसी याद रखना है, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है 1 नंबर का। कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के अंदर बहुनलिकीय अवस्था पाई जाती है, यानी बहुत सारी जितने जर्म पोर होंगे उनसे अलग अलग पराग नलिका का निर्माण हो सकता है, इसको कहते हैं बहुनलिकीय। जबकि अन्य सभी पादपों में एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है। खैर, बहुनलिकीय अवस्था में भी अगर एक से अधिक पराग नलिका का निर्माण होता है तो अधिक दूरी तक वृद्धि नहीं करके थोड़ी थोड़ी दूरी तक वृद्धि करके नष्ट हो जाती है। दूसरा चीज यहां पे क्या होगा? पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया में ये जो अपन ने पहले पढ़ा था, नर युग्मकोद्भिद का विकास। ये जो नर केंद्रक है ये यहां पोषक पदार्थ अवशोषित करके और इस नर केंद्रक में पुनः एक समसूत्री विभाजन और होता है, और समसूत्री विभाजन होने के पश्चात ये क्या होगा? 3 केंद्रकीय संरचनाओं में विभक्त हो जाता है या बंट जाता है, जिसमें से ये 2 तो क्या होते हैं? नर केंद्रक, और एक क्या है? कायिक केंद्रक। तो इसको तो अपन कह देते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। ये विकास कब पूरा होता है? पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के पश्चात। ये अपना पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया का टॉपिक हो गया। अब वापस आते हैं असंगतता, जो मैंने आपको बताया था कि असंगतता या अनिश्चितता के कारण क्या हो सकते हैं। अब देखो कारण, सबसे पहले क्या हो? परागकण यहां आए और पराग नलिका का निर्माण ही न हो, एक कारण। पराग नलिका का निर्माण, पराग नलिका क्या करती है? पराग नलिका क्या करती है? नर केंद्रक और कायिक केंद्रक या इन केंद्रकों के परिवहन का कार्य करती है। तो अगर पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? केंद्रकों का परिवहन नहीं होगा, और परिवहन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, ठीक है। तो पहला कारण क्या है? पराग नलिका का निर्माण न होना। दूसरा, निर्माण हो जाए उसका आगे न बढ़ पाना। ये सब इन 2 कारणों से हो सकता है। पराग नलिका का अवरुद्ध हो जाना, फिर निर्माण भी हो जाए, परिवहन भी करे, तो हो सकता है जहां तक इसको पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है? ये भ्रूणकोश है, और भ्रूणकोश कहां है? गुरु बीजाणुधानी के अंतर्गत। ये गुरु बीजाणुधानी है, यहां अंड कोशिका है, ये द्विकोशिका है, और ये प्रतिमुखी कोशिका है। तो यहां तक इसको पहुंचना है, वहां तक न पहुंचे, मार्ग में फट जाए, केंद्र कहीं पे भी बिखर जाए, तो कई कारण हो सकते हैं। और अगर वहां तक पहुंच भी जाए तो फिर भ्रूणकोश की भित्ति को अपघटित न कर पाए, भ्रूणकोश की भित्ति को भी अपघटित कर दे। तो यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा मैं आपको। ये जो भ्रूणकोश है, इस भ्रूणकोश में ये जो 2 सहायक कोशिकाएं हैं,
ये अंड कोशिका है, ये दोनों सहायक कोशिका। इस सहायक कोशिकाओं में एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं तंतुवत समुच्चय। क्या कहते हैं? तंतुवत समुच्चय। तो ये तंतुवत समुच्चय क्या करेगा? पराग नलिका का निर्देशन करता है। तो ये इधर उधर चली जाए तब भी क्या होगा? निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो इस प्रकार से ये अपने 2 टॉपिक पूरे होते हैं। धन्यवाद।